नमस्कार। आज का पहला टॉपिक है प्रशीतित्र या रेफ्रिजरेटर। एक ऐसी युक्ति जो बाहरी कार्य के द्वारा निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर से उच्च ताप वाली वस्तु को दे देती है, प्रशीतित्र कहलाती है। ए डिवाइस विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू high temperature object by some external work is called refrigerator। इसको हम निम्न डायग्राम से समझ सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक आर रेफ्रिजरेटर है, T2 सिंक या लो टेम्परेचर की बॉडी है और T1 हाई टेम्परेचर की बॉडी है, यानी T1 इज ग्रेटर देन T2। और रेफ्रिजरेटर आर बाहर से W कार्य को लेकर लो टेम्परेचर वाली बॉडी से Q2 ऊष्मा को लेता है और ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार कुल मिलाकर W प्लस Q2 को ट्रांसफर कर देता है T1 में। वो माना W प्लस Q2 Q1 के बराबर है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W, इसलिए W की वैल्यू हो गई Q1 माइनस Q2। Q2 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। यदि कार्यकारी पदार्थ आदर्श गैस हो, इफ वर्किंग सब्सटेंस इज आइडियल गैस, तब हम जानते हैं कि हीट का रेशियो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू दोनों बॉडी का टेम्परेचर रेशियो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेशियो T1 अपॉन T2। इसलिए बाहर से लिया गया कार्य W इज इक्वल टू Q2 ब्रैकेट T1 अपॉन T2 माइनस 1 होगा। इसके द्वारा Q2 ऊष्मा को हटाने के लिए कितना भारी कार्य करना पड़ेगा W, उसकी हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। किसी प्रशीतित्र या रेफ्रिजरेटर की वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, उसे हम कार्य गुणांक, प्रशीतित्र का कार्य गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर के टर्म में नापते हैं, जिसे कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू शीतल वस्तु से हटाई गई ऊष्मा और बाहरी स्रोत द्वारा किए गए कार्य के अनुपात के बराबर होती है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ heat transferred from the cold body and work done by the external source। तो जैसा अभी हमने ऊपर देखा था सिंबल में कैपिटल K इज इक्वल टू, हमने जो हीट ट्रांसफर करी कोल्ड बॉडी से वो Q2 और बाहरी कार्य W। तो W को हम लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन रूल से Q1 माइनस Q2, ये हो गया Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया 1 अपॉन Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, और आइडियल गैस के लिए Q1 अपॉन Q2 हो जाएगा T1 अपॉन T2। तो इससे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K इज इक्वल टू कैपिटल T2 अपॉन T1 माइनस T2। किसी भी अच्छे रेफ्रिजरेटर के लिए K की वैल्यू लगभग 5 या 6 तो अवश्य होनी चाहिए, और इससे अधिक हो तो और भी बेटर। दूसरी डिवाइस है ऊष्मा पंप या हीट पंप। ऊष्मा पंप या हीट पंप एक ऐसी डिवाइस है जो बाहरी कार्य के द्वारा ऊष्मा एक वस्तु से तप्त वस्तु में देती है। डेफिनेशन इसकी जो है लगभग प्रशीतित्र की भांति है। अंतर इतना है कि यहाँ पर इसकी दक्षता या वर्किंग परफॉर्मेंस कुल दी गई ऊष्मा और उसके लिए
किए गए कार्य बाहरी कार्य के अनुपात के बराबर होती है, जबकि प्रशिक्षित्र में की परफॉर्मेंस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कोल्ड बॉडी से हटाई गई ऊष्मा और उसके लिए किए गए बाहरी कार्य के अनुपात के बराबर होती है। A device which transfer heat from a body to other hot body by the help of external work is called heat pump. By definition, it is similar to refrigerator, but here its efficiency is represented by small r is equal to the heat transferred to the hot body and work done to transfer this heat to hot body. Whereas in refrigerator, coefficient of performance is equal to heat transfer from or heat taken from cold body and the ratio of work done to do it, that is Q2 over W, or here small r is equal to Q1 over W, so it can be written as T1 upon T1 minus T2। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ऊष्मा पंप और प्रशीतित लगभग उनकी डेफिनेशन लगभग एक है, केवल उनकी परफॉर्मेंस में या उनकी दक्षता में जो हम हीट पार्ट लेते हैं वो अलग अलग है। कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती है, यह केवल तप्त स्रोत के ताप T1 व सिंक यानी ठंडे स्रोत के ताप T2 पर निर्भर करती है। तो दोनों से हम बल्कि तीनों से हम कहेंगे कि कार्नो इंजन, प्रशीतित्र और हीट पंप सभी में हम देखते हैं कि जो दक्षता है वो केवल हॉट बॉडी के टेम्परेचर और कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर क्रमशः T1 व T2 पर डिपेंड करती है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए E व K में संबंध मतलब हीट इंजन की एफिशिएंसी और रेफ्रिजरेटर की कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में रिलेशन। हम जानते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन E इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1, इसको लिख सकते हैं हम T1 माइनस T2 अपॉन T1 इक्वेशन 1, और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K इज इक्वल टू T2 ओवर T1 माइनस T2। इक्वेशन 2 के दोनों तरफ 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा K प्लस 1, और राइट हैंड साइड में सॉल्व करके ये हो जाएगा T1 अपॉन T1 माइनस T2। इक्वेशन 1 से T1 अपॉन T1 माइनस T2 की वैल्यू 1 बाई ई पुट कर देंगे तो वी गेट K प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई ई, और E इज इक्वल टू 1 अपॉन K प्लस 1। ये रिलेशन आ गया इन दोनों में। Next topic is isothermals and adiabatics. It means indicator diagram for isothermal process and adiabatic process, यानी कि समतापी तथा रुद्धोष्म वक्रें। निश्चित द्रव्यमान की आदर्श गैस जो समतापी प्रक्रम से गुजर रही हो उसका पीवी आरेख यानी सूचक आरेख समतापी वक्र कहलाता है, तथा जो निश्चित द्रव्यमान की आदर्श गैस रुद्धोष्म प्रक्रम से गुजर रही है उसका पीवी आरेख रुद्धोष्म वक्र कहलाता है। इंडिकेटर डायग्राम ऑफ an ideal gas having definite mass in a isothermal process is called isothermals, and
indicator diagram of an ideal gas having definite mass in an adiabatic process is called adiabatic कर्व और एडियाबैटिक्स। तो ये दोनों जो वक्रें होती हैं, समतापी और रुद्धोष्म वक्रें, इनमें एक रिलेशन होता है कि किसी बिंदु PV पर रुद्धोष्म वक्र का ढाल उसी बिंदु पर समतापी वक्र के ढाल से गामा गुना होता है। Isothermals and adiabatics have properties that at a point slope of adiabatics is gamma times of slope of isothermal at that point। तो इसको प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। हम सबसे पहले एडियाबैटिक कर्व में या एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि पॉइसन का नियम लागू होता है, यानी PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका सेल्फ डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये हो जाएगा dP V रेज टू पावर गामा प्लस P गामा V रेज टू पावर गामा माइनस 1 dV इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट है तो इट बिकम्स 0। इससे dP ओवर dV की वैल्यू आ गई माइनस गामा P अपॉन V। और इंडिकेटर डायग्राम में ये dP ओवर dV रुद्धोष वक्र के ढाल को, यानी एडियाबैटिक कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी पॉइंट, कोई एक पॉइंट ले लिया हमने P1 V1, उस पर एडियाबैटिक कर्व का स्लोप dP ओवर dV इज इक्वल टू माइनस गामा P1 अपॉन V1, और इसको इक्वेशन 1 से हमने रिप्रेजेंट किया है। इसी प्रकार से जब हम आइसोथर्मल कर्व यानी समतापी प्रोसेस या वक्र के लिए बात कर रहे हैं तो उसमें बॉयल का नियम लागू होगा, यानी कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका सेल्फ डिफरेंशिएशन करने से dPV प्लस PdV इज इक्वल टू 0 एंड dP ओवर dV इज इक्वल टू माइनस P ओवर V। तो उसी बिंदु P1 V1 पर आइसोथर्मल कर्व का स्लोप dP ओवर dV आइसोथर्मल इज इक्वल टू माइनस P1 ओवर V1, और ये इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनसे हम देखते हैं कि एडियाबैटिक कर्व का ढाल इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल कर्व के ढाल यानी स्लोप के बराबर होता है। इन आइसोथर्मल्स और एडियाबैटिक से कुछ निष्कर्ष और प्राप्त होते हैं जिसको हम यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास ये PV डायग्राम्स हैं, इंडिकेटर डायग्राम्स हैं। इसमें ये डायग्राम्स जो हैं ये आइडियल गैस के डेफिनेट मास के लिए 3 तापों परमताप T1 T2 T3 के लिए हैं, जहाँ पर T1 सबसे कम है, उससे ज़्यादा T2 और उससे ज़्यादा T3, जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से और ग्रे कलर से। और 3 एडियाबैटिक कर्व A1 A2 A3 हैं जो हमने रेड डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किए। तो इस इंडिकेटर डायग्राम से हम देखते हैं कि किसी एडियाबैटिक कर्व के अलोंग अगर हम बढ़ते आयतन की ओर चलें, फॉर एग्जाम्पल हमने कर्व A2 लिया एडियाबैटिक, और ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ ऊपर से, आयतन बढ़ते हुए डायरेक्शन में जाना है। यहाँ से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें एक पॉइंट A आ रहा है, फिर और आगे मूव किया, इसमें एक पॉइंट B होता हुआ फिर ये आगे की तरफ मूव हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि A2
पहले तो कट कर रहा है टेम्परेचर T3 वाले आइसोथर्मल पर, और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे फिर ये कट कर रहा है टेम्परेचर T2 वाले आइसोथर्मल या समतापी वक्र को। इससे क्या पता लगता है कि गैस के रुद्धोष्म प्रसार में उसका ताप कम होता जाता है। When we move along a adiabatic curve in the direction of increasing volume, for example on curve A2, when we move from A to B, small a to small b, then we see that first of all A2 adiabatic curve cut isothermal of temperature T3, and then it cut isothermal curve for temperature T2 at small b. It means when a gas expands adiabatically, then its temperature reduces. इस प्रकार से हमें ये एडियाबैटिक और आइसोथर्मल कर्व की सहायता से गैस की किसी प्रोसेस में चेंजेस का पता लगता है। धन्यवाद।